गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, रोमानीवाद और राष्ट्र की भावना। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द एज ऑफ रेवोल्यूशन में के कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के अगेंस्ट में 1830 में फ्रांस, ग्रीस और बेल्जियम के अंदर रेवोल्यूशन हुए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब हम एज ऑफ रेवोल्यूशंस में पढ़ रहे थे, रेवोल्यूशंस की कहानियाँ पढ़ रहे थे, तो अचानक बीच में रोमांटिक इमेजिनेशन कहाँ से आ गया। एक्चुअली जो रेवोल्यूशंस हुए थे वो एक फीलिंग की वजह से हुई थी, और वो फीलिंग थी नेशनलिज्म की, वो फीलिंग थी नेशन स्टेट की, वो फीलिंग थी कलेक्टिव आइडेंटिटी की। और इन सब क्रिएट करने में इस रोमांटिक इमेजिनेशंस ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अब कहेंगे कि रोमांटिक इमेजिनेशंस होता क्या है, तो आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, कोई भी नेशन या नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता वार से या टेरिटरी एक्सपेंशन से नहीं हो पाता है, सिर्फ नहीं हो पाता है। टेरिटरी एक्सपेंशन से नेशन बन जाता है, लेकिन लोगों का अटैचमेंट उस नेशन के साथ नहीं हो पाता है, और जब नहीं होगा तो रिवोल्ट की सिचुएशन आएगी। चूंकि सिर्फ वार और टेरिटरी एक्सपेंशन से नेशन बिल्ड नहीं होता है, बल्कि नेशन बिल्ड होता है कलेक्टिव आइडेंटिटी से, नेशनलिज्म की स्पिरिट से, इन सब चीज़ों से बनता है। और ये कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने में, नेशनलिज्म की स्पिरिट को क्रिएट करने में, या फिर हम कहें कि आइडिया ऑफ नेशंस के स्पिरिट को क्रिएट करने में कल्चर ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आर्ट ने, पोएट्री ने, स्टोरी ने, म्यूज़िक ने, इन सारी चीज़ों ने हेल्प किया था एक्सप्रेस एंड शेप ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग, यानी राष्ट्रवादी भावना को व्यक्त करने और बनाने में आर्ट ने, पोएट्री ने, स्टोरी ने, म्यूज़िक ने, सारे चीज़ों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था, अपना योगदान दिया था। और इन सब की वजह से ही यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट क्रिएट हुई थी और नेशनलिस्ट फीलिंग लोगों के अंदर आ सकी थी। अब सवाल ये उठता है कि रोमांटिसिज्म क्या है। तो रोमांटिसिज्म जो है एक कल्चरल मूवमेंट था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, जो अपने कल्चर्स पर फोकस करता था। और कल्चर्स के सारे चीज़ कंपोनेंट होते हैं, चाहे म्यूज़िक हो, आर्ट्स हो, पोएट्री हो, स्टोरी हो, इपिक हो, सारे चीज़ उस कल्चर्स के पार्ट होते हैं। तो ये उस पर जो है जोर देता था, और उसके ज़रिए लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग या नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वो लाना चाहता था। साथ ही साथ रोमांटिसिज्म क्रिटिसाइज्ड करता था, आलोचना करता था ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीज़न। रोमानीवाद जो है वो तर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना करता था। हम जानते हैं कि 18 और 19 सेंचुरी के अंदर साइंस डेवलप करने लगा था, और यही वजह है कि और साइंस के अंदर एक डिमेरिट होती है कि वो इंडिविजुअलिज्म पर ज़्यादा जोर देता है। और यही वजह से जो रोमांटिसिज्म थे वो साइंस और रीज़न के क्रिटिसिज्म करते थे, उनकी ग्लोरिफिकेशन की उनके महिमा मंडित की आलोचना करते थे, और उसकी जगह इमोशन, इंट्यूशंस और माइस्ट्री फीलिंग पर जो है जोर देते थे। उनका ये मानना था कि इन सारी चीज़ों के ज़रिए
यानी इमोशन के ज़रिए, माइस्ट्री फीलिंग के ज़रिए, इंट्यूशंस के ज़रिए, शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चर पास्ट के ज़रिए राष्ट्र को बनाया जा सकता है, नेशन को बनाया जा सकता है। यही वजह है कि जर्मनी के एक फिलॉसफर थे जिनका नाम था योहान गुटफ्राइड। योहान गुटफ्राइड का ये मानना था कि रियल कल्चर, सच्ची संस्कृति, वो दास वोल्क, यानी दास वोल्क एक जर्मन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है कॉमन पीपल, आम लोग। तो सच्ची संस्कृति, रियल कल्चर्स आम लोगों में नहीं थे। और राष्ट्र यानी नेशंस के अंदर जो ये फीलिंग है सच्ची संस्कृति की, वो किसके ज़रिए लाया जा सकता है? तो यूज़ ऑफ फोक सॉन्ग, यूज़ ऑफ फोक पोएट्री, यूज़ ऑफ फोक डांस। यानी लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीयता की भावना किस चीज़ से लाई जा सकती है? तो फोक सॉन्ग यानी लोकगीत, फोक पोएट्री, लोक क्या कहते हैं कविताएं, फोक डांस, लोक नृत्य, यानी जो क्षेत्रीय डांस होते हैं। अपने यहाँ भी बहुत सारे क्षेत्रीय डांस होते हैं, आप लोग जानते हैं, जैसे कथक हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, इस तरह के डांसेस। तो इनके ज़रिए जो है लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जा सकती है। इसी वजह से योहान गुटफ्राइड का ये मानना था कि ये जो चीज़ें बिखरी हुई हैं, यानी फोक सॉन्ग हो गए, फोक पोएट्री हो गए, फोक डांसेस हो गए, ये जो बिखरी हुई हैं, इनको कलेक्ट किया जाना चाहिए, इनकी रिकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। और ये चीज़ें जो है राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, इसेंशियल है। साथ ही साथ इनका यह मानना था कि इन कल्चर के साथ साथ वर्नाकुलर लैंग्वेजेस भी बहुत ज़रूरी है और इनके ज़रिए नेशनलिज्म की स्पिरिट क्रिएट की जा सकती है। ऐसा कहने के पीछे उनका दो मकसद था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज और ये फोक कल्चर्स के ज़रिए किस तरह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग लाई जाए, उसके पीछे दो उनके रीज़न थे। पहला ये उनका मानना था कि इसके ज़रिए न सिर्फ हम अपने एंशिएंट कल्चर्स को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, उसे राइज करा सकते हैं, बल्कि मॉडर्न नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको मैक्सिमम ऑडियंस तक हम लोग फैला सकते हैं और उन लोगों के बीच फैला सकते हैं जो अभी तक अशिक्षित थे, यानी जो अनएजुकेटेड थे, लिटरेट नहीं थे। और उस टाइम में यूरोप में, जिस एरिया जर्मनी की हम बात कर रहे हैं, उसमें लिटरेसी रेट बहुत कम थी। इसलिए योहान गुटफ्राइड का मानना था कि इन वर्नाकुलर लैंग्वेज और इस कल्चर्स के ज़रिए जो है हम दोनों चीज़, अपने एंशिएंट कल्चर्स को और मॉडर्न नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी को, दोनों को जो है मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं और उस ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं जो लिटरेट नहीं है, जो इलिटरेट है। और इसको हम पोलैंड के एग्जाम्पल के ज़रिए समझ सकते हैं कि किस तरह से पोलैंड के अंदर इस फोक कल्चर्स के और वर्नाकुलर लैंग्वेज के ज़रिए नेशनलिज्म की स्पिरिट क्रिएट की गई। किस तरह से फोक सॉन्ग को यूज़ करके, फोक पोइट्री को यूज़ करके, फोक डांसेस को यूज़ करके वहाँ नेशनलिज्म की स्पिरिट को क्रिएट की गई। हम जानते हैं कि पोलैंड के ऊपर 3 सुपर पावर का कब्जा था, एक ऑस्ट्रिया, एक पर्सा और तीसरा जो है रशिया। लेकिन जब 1815 में, जैसा हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि वियना कांग्रेस हुआ, जिसको हम लोग वियना ट्रीटी भी कहते हैं, इस वियना ट्रीटी के ज़रिए ये पूरा पोलैंड जो है रशिया को दे दिया गया। जब रशिया का इस पर कब्जा हो गया तो वहाँ के पोलैंड के
जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी थे, जो आर्टिस्ट थे, जो कलाकार थे, जो पोएट थे, उन लोगों ने इन वर्नाकुलर, इन फॉक कल्चर्स को यूज़ करके जो है अपने यहाँ नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को न सिर्फ एक्सपेक्ट किया, उसका एक्सपेंशन किया, बल्कि उसको एलाइव रखा, उसको ज़िंदा रखा लोगों के दिलों में। वैसे ही एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था कैरोल कुरपिस्के। कैरोल कुरपिस्के, उसने ओपेरा और म्यूज़िक के ज़रिए, ओपेरा एक्चुअली उस टाइम में एक थिएटर होता था, जिस थिएटर के ज़रिए, म्यूज़िक के ज़रिए पोएट जो है अपना परफॉर्मेंस करता था। तो इस ओपेरा और म्यूज़िक के ज़रिए तो कैरोल कुरपिस्की ने इस ओपेरा और म्यूज़िक के ज़रिए साथ ही साथ पोलेनेस और मजूरका फोक डांस के ज़रिए जो है अपने कल्चर्स को अपने यहाँ ज़िंदा रखा और बल्कि उसे फैलाया, लोगों के अंदर नेशनलिज्म की स्पिरिट को फैलाया। अब इसको हम लोग लैंग्वेज के ज़रिए भी देख सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जब रशिया ने पोलैंड के ऊपर कब्जा किया, यानी वियना ट्रीटी के बाद, तो उसके ऊपर एक तरह से कल्चरल अटैक कर दिया, उनकी कल्चर्स को मिटाने की कोशिश की, उनके लैंग्वेजेस को मिटाने की कोशिश की। इसी के तहत वहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम था कि स्कूलों के अंदर पोलिश लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती थी, तो रशिया ने उस पोलिश लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया। अब रशियन लैंग्वेज में वहाँ एजुकेशन दी जाने लगी। ऐसे वक्त में जो पोलैंड के नेशनलिस्ट थे, उन्होंने 1831 में रशिया के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद इस रिवॉल्ट को जो है सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। लेकिन वहाँ के नेशनलिस्ट ने अपने लैंग्वेज को, यानी पोलिश लैंग्वेज को रशिया से रेजिस्टेंस का, यानी उससे प्रतिरोध का एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया। वही लैंग्वेज जो उन्हें स्कूलों में पढ़ाने से मना किया जाता था, अब वो अपने रिलीजियस गैदरिंग में पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे, चर्च के अंदर प्रे में जो है पोलिश लैंग्वेज का यूज़ करते थे, बाइबिल को जो है वो पोलिश लैंग्वेज में पढ़ा करते थे। यानी पोलिश को जो है अपने नेशनल फीलिंग का एक मीडियम बना लिया, अपने नेशनलिज्म का जो है एक मीडियम बना लिया, और उसके ज़रिए जो है उसने नेशनलिज्म के स्पिरिट को फैलाना शुरू किया। जब रशिया ने इन चीज़ों को देखा तो उसने बहुत सारे प्राइस्ट और ऐसे लोगों को जो इसके ज़रिए नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को फैला रहे थे, उनको अरेस्ट करना शुरू किया, उन्हें जेलों में डाला गया, और बहुत सारे प्राइस्ट को तो देश से निकाल कर, यानी पोलैंड से निकाल कर जो है साइबेरिया जो है एक्साइल कर दिया गया, साइबेरिया के अंदर भेज दिया। लेकिन फिर भी जो है ये पोलिश लैंग्वेज एक लंबे वक्त तक पोलैंड के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाए रखा, लोगों को जो है एक दूसरे से कनेक्ट किया, यानी हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव आइडेंटिटी का सोर्स बना रहा और उसके रेजिस्टेंस का सिंबल बना रहा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि किस तरह से फोक कल्चर्स, जिसके अंदर आर्ट भी है, क्या कहते हैं, पोइट्री भी है, स्टोरीज़ भी है, इन सारी चीज़ों के ज़रिए, साथ ही वर्नाकुलर लैंग्वेज के ज़रिए यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग को, नेशनलिस्ट फीलिंग को, नेशनल फीलिंग, स्पिरिट ऑफ नेशनल फीलिंग को जो है न सिर्फ राइज किया गया, बल्कि उसके ज़रिए आम लोगों तक फैलाया गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। थैंक यू।